टू सीयूईटी कॉन्सेप्ट। सीयूईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं प्रकृति, आपके बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी की मेंटोर, और आज हम बात करेंगे हमारी बिजनेस स्टडीज की जो थर्ड यूनिट है, जो कि कौन सी है, हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके जो टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीयूईटी यूजी या फिर एनसीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम लेके आ गए हैं आपके लिए टारगेट बैच। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल रही है, इसमें आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रही है, क्लास नोट्स मिल रही है ना, टेस्ट सीरीज मिल रही है। इसके अलावा आपको प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज या फिर कोर्सेज की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जैसे बीए हो गई आपकी, है ना, बीए एलएलबी हो गई, बीएससी हो गई या फिर बीकॉम हो गई। वहीं हम एनसीईटी की बात करें तो आपकी बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड या फिर बीकॉम प्लस बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस कोर्स की ऑफर प्राइस कितनी है आपकी, 1799 की, 1799 की। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कोर्स आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए सबसे पहले आपको हमारी जो एप्लीकेशन है सीयूईटी कॉन्सेप्ट की, उसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उसमें जाके आप रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप टारगेट बैच सेलेक्ट करोगे, उसके बाद पेमेंट करके आपको ये बैच मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस है इस बैच को अवेल करने। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे कि हमारी जो बिजनेस स्टडीज की थर्ड यूनिट है कौन सी है, कौन सी है, बिजनेस इन्वायरमेंट। कौन सी है, बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट उसके कुछ एमसीक्यूज के बारे में, जिस टाइप के क्वेश्चंस एनटीए आपसे पूछती है, हम सारे टाइप्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस डैश टू अ बिजनेस। अब बोला जा रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, सम टोटल है, एग्रीगेट है उन सारे फैक्टर्स का और फोर्सेस का जो कि बिजनेस से क्या है, दैट इज डैश टू अ बिजनेस। तो पहला ऑप्शन है आपका इंटरनल टू अ बिजनेस। क्या ये जो फैक्टर्स हैं या फिर फोर्सेस हैं, ये इंटरनल फोर्सेस होते हैं बिजनेस के, कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो हम जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट एग्रीगेट होती है, सम टोटल होती है किसकी, ऑल दोस एक्सटर्नल फोर्सेस की। ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर रहती है लेकिन फिर भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, तो ये सारे फैक्टर्स और जो फोर्सेस हैं ये बिजनेस से बाहर की होती है, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस रहती हैं जो बिजनेस के वर्किंग को अफेक्ट करती है, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, और बिजनेस का इन फोर्सेस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है ना। वो बस क्या कर सकती है, इन फोर्सेस के हिसाब से, इन फैक्टर्स के हिसाब से अपने वर्किंग को चेंज कर सकती है, अपने प्लान्स को चेंज कर सकती है, अपने स्ट्रेटजीज को चेंज कर सकती है, ताकि ये जो कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये जो बिजनेस वर्ल्ड है, उसमें सरवाइव कर पाए। तो ये सारे फैक्टर्स और फोर्सेस जो है हमारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट में आती है, वो क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स कम्स अंडर डैश फोर्सेस। अब पूछा जा रहा है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, या जो हमारे कस्टमर्स हैं जिन्हें हम गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं, या कॉम्पिटिटर्स जो है हमारे, या जो सप्लायर्स हैं जो हमें रॉ मटेरियल्स, ठीक है, ये सब सप्लाई करते हैं, तो ये कौन से फोर्सेस के अंदर आते हैं, बिजनेस के कौन से फोर्सेस होते हैं, जनरल फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, या फिर डी है आपका नन ऑफ द अबव। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जनरल या स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं। ये जनरल फोर्सेस वैसे फैक्टर्स होते हैं जो सारी इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, ऑल टाइप्स, ठीक है,
ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट मैनर में, ठीक है, और सारे इंडस्ट्रीज को। लेकिन जो स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं, जो स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं वो इंडिविजुअल फर्म को, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक फर्म को क्या करती है, डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो ये सारी जो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, इनमें वैसी फोर्सेस या फैक्टर्स आती हैं जो किसी फर्म को, किसी इंडिविजुअल फर्म को, किसी स्पेसिफिक बिजनेस एंटरप्राइज की वर्किंग को, उनकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। वहीं जो हमारी जनरल फोर्सेस है वो सारी इंडस्ट्रीज को क्या करती हैं, इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो ये जो आपके इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, ये सारे जो हैं ये आपके स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर आते हैं। एक इंडिविजुअल, एक स्पेसिफिक फर्म को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उनकी वर्किंग को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। वहीं आपके जनरल फोर्सेस में आपके सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, लीगल फैक्टर्स आ जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके जनरल फैक्टर्स हैं। और स्पेसिफिक में जैसे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, तो ये सारे आपके स्पेसिफिक फोर्सेस में आएंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स hold towards is called dash environment। अब ये देखो, ये नेक्स्ट लाइन है, ठीक है। अब देखो यहाँ बोला जा रहा है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन्हें हम वोट देके क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उनका जो एटीट्यूड है, ठीक है, उनके जो एटीट्यूड को हम कौन से फैक्टर्स के अंदर मानते हैं, कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। जो स्पेसिफिक एटीट्यूड होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की टुवर्ड्स द पब्लिक, है ना, तो ये सारे कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आएगी। तो पहला है आपका लीगल एनवायरनमेंट, दूसरा क्या है आपका सोशल एनवायरनमेंट, तीसरा है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और डी क्या है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आती हैं, लॉज आती हैं, जो लीगल प्रोविजंस हैं आपकी, जो लॉ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज द्वारा बनाया जाता है, जो प्रोविजंस होते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी लीगल फैक्टर्स या लीगल कंपोनेंट कहलाती है, वो आपकी लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आपकी सोसाइटल फैक्टर्स आती है, जैसे डेमोग्राफिक फैक्टर्स, है ना, एज, कंपोजिशन, है ना, फैमिली, ठीक है। अब देखो रिलीजन आ जाएगी आपकी, जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, जो सोशल फैक्टर्स हैं, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कल्चर्स, बिलीव्स, ये सारी आपकी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आपके साइंटिफिक इनोवेशंस आते हैं, एडवांसमेंट्स आते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर आपके कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है ना, पॉलिटिकल पार्टी कैसी है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी एटीट्यूड कैसी है पब्लिक के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती है। तो ये जो एटीट्यूड है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं कैसे, वोट देके, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो सारे आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब देखो Which of the following best indicates the importance of business environment? अब बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंस है किसकी, बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन। अब किस चीज की आइडेंटिफिकेशन, अपॉर्चुनिटीज की, है ना, अपॉर्चुनिटीज की या फिर थ्रेट्स की, है ना, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ठीक है। दूसरा क्या है, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, तीसरा क्या है, कोपिंग अप विद द रैपिड चेंजेस, और चौथा क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंस होती है किसकी बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट मेंशन। अब बोला जा रहा है कि देखो जो हमारे जॉब्स होते हैं, जो जॉब्स हैं उनमें बहुत ज्यादा डिमांड होती है। किसकी? किसकी? जो ईडब्ल्यूएस आते हैं, जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन से बिलोंग करते हैं जो लोग, जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी की, जिनकी जो इनकम रहती है वो एक लिमिट सेट कर दिया जाता है। तो इतने तक की जिनकी इनकम है वो आपके ईडब्ल्यूएस सेक्शन, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं हमारे सोसाइटी में। तो बोला जा रहा है कि हमारी जो जॉब, जो सोसाइटी में जॉब होती है, जो कुछ जॉब्स हैं उसमें बहुत ज्यादा डिमांड है। किसकी? ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी के जो लोग हैं, कम्युनिटी नहीं, ईडब्ल्यूएस सेक्शन के जो लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये जो डायमेंशन है, ये जो चीजें हैं, ये आपकी कौन से डायमेंशन में आएगी? बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से डायमेंशन में आएगी? तो पहला पूछा जा रहा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बी है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सी है आपका लीगल एनवायरनमेंट और डी क्या है आपका सोशल एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें, ये जो फैक्टर है ये आपकी सोशल एनवायरनमेंट में आएगी, सोशल एनवायरनमेंट में आएगी। ये कौन से डायमेंशन में आएगी? सोशल एनवायरनमेंट में। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब देखो, क्योंकि देखो यहाँ सोसाइटी, सोसाइटी है ना, सोसाइटी वर्ड, उससे आप समझ जाओगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में तो आप उसके वर्ड्स को ध्यान से देखो, है ना, वर्ड्स को ध्यान से देखो। और अगर आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर रहेगी तो आंसर तो आप ऑटोमेटिकली मार्क कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सी फीचर नहीं है? तो अनसर्टेनिटी। अब बिजनेस एनवायरनमेंट हम जानते हैं कि अनसर्टेन होता है, कब क्या हो जाए इसका पता हमें नहीं है। अब जैसे आपने देखा होगा जो कोविड पैंडेमिक थी, कोविड-19, ठीक है, इसका किसी को पता था? बिजनेस को पता था कि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाएगी, है ना, फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाएगी। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये बहुत अनसर्टेन है, कब क्या हो जाएगा, कब किस चीज का हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, है ना। दूसरा क्या है? इंटरडिपेंडेंस। अब ये जो फोर्सेस हैं आपके, फैक्टर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, जो डायमेंशंस है वो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तीसरा है स्टेबिलिटी। तो क्या होता है, हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या स्टेबल होती है? नहीं। हम जानते हैं कि हमारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये क्या होती है? डायनेमिक होती है, डायनेमिक होती है, इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहती हैं। क्या होता है? कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहती है, ये एवर चेंजिंग है ना, इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहती है, डायनामिक। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी तो नहीं होगा, ये रॉन्ग है। अब देखो, डी क्या है? कॉम्प्लेक्स। अब ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत सारे फैक्टर्स से बनी रहती हैं, कुछ जनरल फोर्सेस रहते हैं, कुछ हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस रहते हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है। तो ये पॉइंट भी सही है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से फैक्टर नहीं है, मतलब ऑप्शन सी, क्योंकि हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं होती है, क्या होती है? डायनेमिक होती है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बोला जा रहा है इनमें से बिजनेस एनवायरनमेंट की स्पेसिफिक फोर्सेस कौन सी? अभी हमने डिस्कस किया था हमारे क्वेश्चन में। तो पहला क्या है हमारा? इन्वेस्टर्स, दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजिकल, बी है हमारा लीगल और डी क्या है? पॉलिटिकल। अभी हमने डिस्कस किया था कि टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल और क्या फिर सोशल। ठीक है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपके, ये जो फोर्सेस हैं आपके, इन्हें हम जनरल फोर्सेस बोलते हैं, क्योंकि ये हर इंडस्ट्रीज को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। लेकिन जो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं ये पर्टिकुलर बिजनेस फर्म, इंडिविजुअल बिजनेस फर्म या स्पेसिफिक बिजनेस फर्म को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो इनमें आपके इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, है ना, इनमें आपके इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं। तो ये सारे कौन है आपके? ये सारे कौन है आपके? ये सारे हैं आपके स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है,
एक मिनट रुकिए। तो इसमें से हमें पूछा जा रहा है कि हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से। तो हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस में हमारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सेम चीज अब इनमें से पूछा जा रहा है। अभी हमसे पूछा गया कि कौन सी स्पेसिफिक फोर्स थी, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी हमारी स्पेसिफिक फोर्सेस नहीं है, किसकी? बिजनेस एनवायरनमेंट की। एक मिनट। ठीक है। तो पहला क्या है? हमारा इन्वेस्टर्स है, दूसरा है हमारा कस्टमर्स, सी है हमारे एम्प्लॉयज और डी है हमारे सोशल। ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज है ना, सप्लायर्स, ये सारे हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं। लेकिन जो ये सोशल फैक्टर्स हैं, ये जो सोशल फोर्सेस हैं हमारे, ये कौन से होते हैं? ये जनरल फोर्सेस में आते हैं, जनरल फैक्टर्स में आते हैं। जो सोशल फैक्टर्स हैं हमारे, वो जनरल फोर्सेस में आते हैं। तो उसे यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्पेसिफिक फोर्स नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो ये सोशल एनवायरनमेंट क्या है? जनरल फोर्स होती है, ना कि स्पेसिफिक फोर्सेस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इनमें से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन सी चीजें आती है, कौन सी ऑप्शन जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर रही है। पहला है इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल फॉर इक्वल वर्क। अब बोला जा रहा है कि मेल और फीमेल जब सेम काम कर रहे हैं, इक्वल वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए, इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए। दूसरी क्या है? एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। तीसरी क्या है? चेंज इन एक्सचेंज रेट। और डी क्या है? आपके लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कौन सी चीजें हैं, कौन सा चीज आएगा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, कौन सी फैक्टर्स आ जाती है? तो कौन सा आता है आपका? चेंज इन एक्सचेंज रेट। ये जो एक्सचेंज रेट है, ये आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाती है, इकोनॉमिक डायमेंशन में आ जाती है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब देखो, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सोशल एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा सोशल एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है। तो पहला है करेंसी इन सर्कुलेशन इन द कंपनी, बी है हमारा बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट, सी क्या है हमारा? चेंज इन एक्सचेंज रेट। और डी क्या है हमारी? कंपोजिशन ऑफ द फैमिली। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स रहते हैं या फिर कल्चरल फैक्टर्स, जो सोशल फैक्टर्स, कल्चर, ट्रेडिशन है ना, बिलीव्स है ना, एज कंपोजिशन, फैमिली कंपोजिशन, ये सारी चीजें आपकी सोशल एनवायरनमेंट में आती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इनमें से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की कौन सी एलिमेंट है? पहला है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। दूसरा है लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। थ्री है आपका rise in disposable income of the people due to the increase in the GDP of a country। और D है attitude of the elected representatives toward the business। ठीक है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सी चीजें आपकी आएंगी आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में? यहाँ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की कौन सी एलिमेंट है? हमारा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टुवर्ड द बिजनेस। अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। अब पूछा जा रहा है कि इन सारे ऑप्शन में से सोशल इन्वायरमेंट की कौन सी कंपोनेंट नहीं होती है, कौन सी
एलिमेंट नहीं है किसकी, सोशल इन्वायरमेंट की। तो पहला है हमारा डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, बी है हमारे बिजनेस वैल्यूज, सी है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डी क्या है, ट्रेडिशंस। तो ये जो डेमोग्राफिक ट्रेंड है, ये जो बिजनेस वैल्यूज हैं, जो बिलीव्स होते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो कल्चर्स होते हैं, ये सारे हमारे सोशल इन्वायरमेंट में आती हैं। लेकिन जो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका पार्ट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, ना कि सोशल इन्वायरमेंट का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी रीजन नहीं है, किस चीज की, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन की, उसको इंट्रोड्यूस करने की, इसमें से कौन सी रीजन नहीं थी, ये चीज ध्यान रखना, नॉट पूछा जा रहा है, नॉट। तो पहला है फॉल इन प्राइस लेवल, बी क्या है, इंक्रीजिंग फिक्सल डेफिसिट, तीसरा है गल्फ क्राइसिस और डी क्या है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो देखो यहाँ कौन सी नहीं थी रीजन, फॉल इन प्राइस लेवल, फॉल इन प्राइस लेवल, क्योंकि यहाँ क्या होता है, राइज इन प्राइस लेवल। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपकी करेक्ट है, क्योंकि ये कोई रीजन नहीं थी किस चीज की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने की। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, द डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51% इज अचीव थ्रू। अब देखो क्या होता है, क्या पूछा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है वो कब डाइल्यूट हो जाती है, जब उसकी जो ओनरशिप स्टेक है, जो ओनरशिप स्टेक है 51% से कम रहती है। ठीक है, या फिर 51% से क्या होता है कि जो 51 जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं उसकी अगर 51% से ज़्यादा ओनरशिप अगर किसी प्राइवेट सेक्टर ने खरीद ली रहती है, उसे परचेज की रहती है या उनके पास चला जाता है, तो वो जो ओनरशिप स्टेक है वो किसके पास चली जाती है, प्राइवेट कंपनीज के पास चली जाती है। ठीक है, तो इस अचीव थ्रू, तो पहला क्या है, लिबरलाइजेशन, बी क्या है, ग्लोबलाइजेशन और सी क्या है, प्राइवेटाइजेशन और डी क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो जब गवर्नमेंट ओनरशिप कब डाइल्यूट हो जाती है, जब किसी एंटिटी की जो पब्लिक एंटिटी है, ठीक है, उसकी जो अथॉरिटी है, उसकी जो ओनरशिप है, वो 51% से ज़्यादा स्टेक, जो ओनरशिप स्टेक वो किसके पास रहती है, किसी प्राइवेट एंटिटी के पास चली जाती है। ठीक है, तो वो कैसे हम कर सकते हैं, थ्रू प्राइवेटाइजेशन, थ्रू प्राइवेटाइजेशन। तो आंसर कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। एक मिनट रुक जाए। तो क्या था, क्या क्वेश्चन था हमारा कि हाँ, द डाइल्यूशन, ये हमने डिस्कस किया कि क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि उनकी जो शेयर्स रहती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, आपने पीएसयूज का नाम सुना होगा, ठीक है, उसमें जो शेयर्स रहती है वो किसी प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट एंटिटी को क्या कर देती है, बेच देती है। तो उस केस में ऐसा होता है। और जब हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो अपनी पब्लिक ओन एसेट्स हैं, जो पब्लिक
एसेट्स हैं, ठीक है, जो उनकी ओन्ड एसेट्स रहती है खुद की, उसे किसी उसकी जो मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल, उसकी जो ओनरशिप, सॉरी मैनेजमेंट नहीं, उसकी ओनरशिप या कंट्रोल किसी प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, ठीक है, अपने एसेट की, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। और ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है द टर्म लिबरलाइजेशन यूज्ड इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रेफर्स टू। अब बोला जाता है लिबरलाइजेशन, पूछा जा रहा है कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर। तो पहला है इंटीग्रेशन अमंग इकोनॉमीज, बी क्या है हमारा रेड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन, सी क्या है पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट, और डी क्या है प्रोवाइडिंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। अब देखो लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस थी, है ना, जो कंट्रोल थी, उसे कम कर दिया गया था इसके अंदर, है ना, कम कर दिया गया था, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन बी, दैट इज रेड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस। ठीक, अब नेक्स्ट देखो द टर्म ग्लोबलाइजेशन यूज्ड इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेफर्स टू। अब पूछा जा रहा है कि एलपीजी में हमारा जी जो है ग्लोबलाइजेशन, उसकी मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन अमंग इकोनॉमीज, रेड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन, सी है हमारा पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट, या डी है प्रोवाइडिंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ देते हैं, जिसमें फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है ना, ट्रेड इजीली हो पाती है अमंग डिफरेंट इकोनॉमीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अमंग इकोनॉमीज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट देखो द टर्म प्राइवेटाइजेशन यूज्ड इन न्यू इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेफर्स टू। अब देखो पहला क्या है, इंटीग्रेशन अमंग इकोनॉमीज, बी क्या है रेड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस, सी क्या है पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट, और डी क्या है फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस। अभी हमने प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कस किया कि क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट की मीनिंग क्या होती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी जो पीएसयूज है उसकी शेयर किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, सेल कर देती है, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। तो क्या हो जाएगा, पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो व्हाई देयर इज अ लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो पूछा जा रहा है कि जो बजटरी सपोर्ट थी, ठीक है, जो बजटरी सपोर्ट थी, ठीक है, उसको क्या हो गया कि पहले जो गवर्नमेंट क्या करती थी, पब्लिक सेक्टर जो थी उसे बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड करती थी, लेकिन क्या हुआ बाद में कि अब क्या कर रही है गवर्नमेंट की नहीं, अब जो पब्लिक सेक्टर है उसे बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो व्हाई देयर इज अ लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर बाय द गवर्नमेंट, इसका रीजन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहला क्या है, टू मेक देम कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर, ताकि जो पब्लिक सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर से के साथ कम्पीट कर पाए। दूसरा है टू मेक द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मोर एफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट, ताकि गवर्नमेंट उन्हें मोर एफिशिएंट बनाना चाहती थी और सेल्फ रिलायंट बनाना चाहती थी, ताकि वो सारी चीजें खुद से करे। सी क्या है, लैक ऑफ फंड ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस, और डी क्या है, टू प्रोवाइड मार्केट ओरिएंटेशन। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, टू मेक द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मोर एफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो डैश इज कंसिडर्ड अ मेजर एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इनमें से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की मेजर एलिमेंट क्या है, तो पहला है हमारा पब्लिक डेट, दूसरा है द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद द फॉरेन कंट्रीज, सी क्या है हमारा बर्थ एंड डेथ रेट, और डी क्या है हमारा लिटरेसी रेट। तो जो पब्लिक डेट है ये बहुत बड़ी एलिमेंट होती है, किसकी, मेजर एलिमेंट होती है हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस इज अ पार्ट ऑफ
विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बोला जा रहा है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज जो हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं कि हम मेन एंड वेमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना करें, उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, अगर इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट करें, है ना। ईडब्ल्यूएस जो है, या फिर जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, या फिर जो डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी डायमेंशन के अंदर आती है? पॉलिटिकल, सोशल, सी है हमारा इकोनॉमिकल, या लीगल। तो क्या है हमारा, इसमें ये सारी चीजें हमारी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आती है, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा थ्रेट्स टू लॉ एंड ऑर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। अब बोला जा रहा है कि थ्रेट्स टू लॉ एंड ऑर्डर ये कौन सी बिजनेस डायमेंशन का एग्जाम्पल है? तो पहला क्या है? पॉलिटिकल, दूसरा है हमारा सोशल, सी है हमारा इकोनॉमिकल, और डी क्या है? हमारा लीगल। तो ये किसका पार्ट होता है, किसकी एग्जाम्पल है? हमारी लीगल एनवायरमेंट की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखो द ट्रेंड ऑफ योगा एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 रिलेट्स टू डैश एनवायरनमेंट। द ट्रेंड ऑफ योगा ड्यू टू द रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 रिलेट्स टू डैश एनवायरनमेंट। तो ये जो योगा का ट्रेंड था, ये किसका रिजल्ट? जो कोविड-19 हुई थी, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ था, लोग क्या करने लगे थे? बहुत मेडिटेशन करने लगे थे, योगा करने लगे थे। तो ये कौन से एनवायरनमेंट का, ये बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से डायमेंशन का एग्जांपल है? ये कौन सी डायमेंशन से रिलेट करता है? तो पहला है हमारा सोशल, बी है हमारा पॉलिटिकल, सी है हमारा टेक्निकल, और डी है लीगल। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आएगी? सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बोला जा रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं उसे प्रेडिक्ट करना बहुत बहुत हार्ड है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या होती है? अनसर्टेन होती है, उसे हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब क्या हो जाए। नो वन कैन प्रेडिक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट 100% एक्यूरेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड बाय दिस पॉइंट। अब पूछा जा रहा है कि इनमें ये जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी फीचर हाईलाइट हो रही है? तो हम जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होती है, उसके हम 100% एक्यूरेटली हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब क्या हो जाए। तो यहाँ अनसर्टेनिटी की बात की गई है कि हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टेन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आपके कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे। अब हम कौन से टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे? असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को। तो पहला है हमारा असर्शन, अ बिजनेस मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्रीज। अब बोला जा रहा है कि एक बिजनेस को, जो हमारी इंडस्ट्रीज में, जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जिस इंडस्ट्रीज में, जिस प्रोडक्ट में, ठीक है, या सर्विसेज में बिजनेस डील कर रही है, तो उस इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं, बिजनेस को उसे क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, अब रीजन क्या दिया गया है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स न्यू एंड एडवांस वे और टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मॉनिटरिंग इट हेल्प्स इन फेसिंग कंपटीशन एंड क्वालिटी ऑफ गुड। अब रीजन में दिया गया है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो नई नई टेक्निक प्रोवाइड करती है, मेथड्स प्रोवाइड करती है, किस चीज के लिए? प्रोडक्शन के लिए। और इससे क्या होता है? हमारी कॉस्ट भी सेव होती है, इससे हम कंपटीशन को इजीली फेस कर पाते हैं, और हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी रहती है वो भी अच्छी होती है। तो पहला आपको बताया गया है कि बिजनेस को क्या करना चाहिए? जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसे मॉनिटर करना चाहिए। और इसकी रीजन क्या है वो आपको इस रीजन में दिया गया है ना। इसको क्यों ऐसा करना चाहिए ये आपको रीजन में एक्सप्लेन किया गया है। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और रीजन क्या कर रही है? असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोथ असर्शन एंड रीजन इज द करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स व्हेन द एनवायरमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस फ्रीक्वेंटली। अब बोला जा रहा है कि जो बिजनेस एनवायरमेंट में जो चेंजेस हैं अगर वो फ्रीक्वेंटली हो रही है, ठीक है, जल्दी जल्दी चेंजेस हो रही हैं, तो हम फ्यूचर को इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में कब क्या हो जाए। तो फिर दिया गया है रीजन में कि दिस मेक्स द बिजनेस एनवायरमेंट अनसर्टेन। तो ये जो रीजन में दिया गया है कि ये जो फैक्टर है, ये जो रीजन है, ये क्या करता है, बिजनेस एनवायरमेंट को अनसर्टेन बनाता है। तो ये बिल्कुल सही बोला गया है कि बिजनेस एनवायरमेंट क्यों अनसर्टेन है, क्यों बोला जाता है कि अनसर्टेन है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहती हैं, कब क्या हो जाए इसका पता हमें नहीं चलता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, Entry of new firms in the market make an enterprise think fresh about how to deal with the situation। अब बोला जा रहा है कि अगर किसी मार्केट में एक नया फर्म एंटर कर रहा है तो इससे क्या होता है, पुराने फर्म जो हैं उन्हें लगता है कि अब उनके कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए ताकि हम इसे कॉम्पीट कर पाए, इस पे हमें एज मिल पाए। ठीक है, तो रीजन क्या दिया है, बिजनेस एनवायरनमेंट असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अब बोला जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक बिजनेस को हेल्प करता है कि इसमें प्लानिंग करने में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में। तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे हेल्प कर रहा है। तो रीजन आप इससे क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। कैसे कर रहा है कि अब देखो, अगर कोई नया फर्म आ रहा है हमारे मार्केट में, तो इससे क्या होगा, जो पुराने फर्म्स हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उन्हें प्लानिंग करनी होगी, अपने पॉलिसीज बनाने होंगे कि हमें क्या करना है, कैसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को बनाना है, क्या उनकी स्ट्रेटजीज रहेगी, क्या मेथड्स रहेगी, कैसे वो कॉम्पीट करेंगे, कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो रीजन है वो आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट देखो, डिमांड फॉर साड़ीज में बी फेयरली हाई इन इंडिया वेयर एज इट मे बी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन अमेरिका। अब बोला जा रहा है कि साड़ीज की जो डिमांड है वो इंडिया में ज्यादा होती है, और अमेरिका में क्या है, वो नॉन एग्जिस्टेंट है, बहुत ही कम, एक दो लोग खरीदते होंगे, लेकिन इंडिया में जो डिमांड है साड़ीज की वो ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ numerous interrelated and dynamic conditions of forces which arise from different sources। अब देखो, बोला जा रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे इंटररिलेटेड फोर्सेस रहते हैं, फैक्टर्स रहते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, और ये डायनेमिक रहते हैं, दैट इज एवर चेंजिंग रहते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हम देख रहे हैं करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। यहाँ अगर रिलेटिविटी की बात की गई होती तो हम मानते कि हाँ ये इसे करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट दोनों ही सही है, लेकिन इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, असर्शन क्या बोल रहा है, टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस, लेस ब्रांड लॉयल्टी, को डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ मार्केट आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द इमेजेस टू डिस्क्राइब द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बोल रहा है कि ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये जो कंडीशंस हैं, कौन कौन सी, टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस, सब डिवीजन ऑफ मार्केट, है ना, लेस ब्रांड लॉयल्टी, तो ये सारे क्या हैं, कुछ इमेजेस हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को शो कर रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहती हैं, बहुत सारी सिचुएशन अराइज होती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बहुत करेक्ट है। अब देखो, बोला गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग डायनेमिक वेयर एज द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट द सोर्स।
अब बोला जा रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट तो डायनेमिक हो रही है, लेकिन जो चेंजेस है ये बहुत स्लो पेस पे हो रही है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक होने के साथ साथ जो इसमें चेंजेस होती हैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली होती है ना, बहुत स्पीडली होती है, स्लो पेस पे नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत है, मतलब असर्शन आपकी ट्रू है बट रीजन जो है वो आपका फॉल्स है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, असर्शन में दिया गया है कि मैन्युफैक्चरर्स हैव नाउ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब बोला गया है कि मैन्युफैक्चरर्स अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को, सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं जो कि फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के हिसाब से क्या करते हैं, ये अपने मेथड्स को, सिस्टम को चेंज करते हैं, ठीक है। अब रीजन क्या दिया गया है कि एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स आर द इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस विच अफेक्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बोला जा रहा है कि ये जो एग्रीकल्चरल या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स है ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट रहता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की फैक्टर्स है, एलिमेंट्स है जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट के बीच कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखो, रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर बैकवर्ड क्लासेस एज पर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अफेक्ट्स द बिजनेस इन्वायरमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलती है कि आप जॉब में कुछ सीट्स रिजर्व करो, किसके लिए? जो डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, ठीक है, जो पीपल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है और ये बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब बी क्या है? वेरियस एलिमेंट्स ऑफ लीगल डायमेंशंस अफेक्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बोला जा रहा है कि वेरियस, जो बहुत सारे लीगल डायमेंशंस के एलिमेंट्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, ये रीजन नहीं बता रही है, ये रीजन नहीं बता रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन बी, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। अब देखो, ये हमारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे। अब हम अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि कौन सी है हमारी? मैच द फॉलोइंग वाली। कौन सी है? मैच द फॉलोइंग वाली। एक मिनट। तो पहला क्या है? फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। अब इसमें से करेक्ट पेयर हमें चूज करना है, ठीक है। तो पहला क्या है? लिबरलाइजेशन, ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। बी क्या है? लीगल इन्वॉल्वमेंट, दैट मीन्स एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। तीसरा क्या है? प्राइवेटाइजेशन, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ unnecessary control and restrictions on business। तो ये सारे तो रॉन्ग है, लेकिन सोशल एनवायरनमेंट का देखें तो क्या है? रिप्रेजेंट द कस्टम, सोशल ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड सोसाइटल ट्रेंड्स। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट पेयर कौन सा हो जाएगा? डी, 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 ठीक है। क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट में हमारे सोशल ट्रेंड्स आते हैं, है ना, वैल्यूज आ जाती हैं, कल्चर्स आ जाती हैं, ट्रेडिशंस आ जाती हैं, बिलीव्स आ जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग। पहला क्या है आपका? सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स। तो ये सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स आपके स्पेसिफिक फोर्सेस आते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपके जनरल फोर्सेस में आ जाते हैं, गेनिंग द प्रॉफिट्स फॉर बीइंग अ पियोनियर। और फिर क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स। जो पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स जो है उसे हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं। और गेनिंग द प्रॉफिट्स फॉर बीइंग द पियोनियर, दैट मीन्स गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो क्या हो गया आपका? ए का आपका 2 हो गया, बी का आपका 3 हो गया, हाँ, सी का आपका 4 हो गया और डी का 1 हो गया। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? देखो,
पहला है रिडक्शन इन बैंक रेट। अब जो बैंक रेट में रिड्यूस हो रहा है जो बैंक रेट, वो आपके कौन से एस्पेक्ट में आती है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, ये आपके किस में आएगी? सोशल एनवायरनमेंट में आएगी। प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल एडवर्टीजमेंट, दैट मीन्स लीगल एनवायरनमेंट में आएगी। और ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग, दैट मीन्स आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आएगी। दैट मीन्स ए का आपका 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 4 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, लाइफस्टाइल्स एंड वैल्यूज। लाइफस्टाइल्स एंड वैल्यूज आपके सोशल एनवायरनमेंट में आएगी। पेमेंट थ्रू ई वॉलेट, ये आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगी। राइज इन इन्फ्लेशन आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड द बिजनेस, ये आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगी। और स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन एडवर्टीजमेंट, दैट मीन्स ये आपके लीगल एनवायरनमेंट में आ जाएगी। लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज मीन्स ए का 5, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ओके, और ई का 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? मैच द स्टेटमेंट विद देयर रिस्पेक्टिव फीचर। अब फीचर बताना है। देखो, डायनेमिक मींस जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहती है। बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। अनसर्टेनिटी मतलब जो फ्यूचर इवेंट्स है उसे हम इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। कॉम्प्लेक्सिटी मींस कि इट इज इजियर टू, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसे हम पार्ट्स में इजीली समझ सकते हैं, लेकिन एज अ होल इसे समझना बहुत मुश्किल है। तो क्या हो जाएगा? easier to understand in parts but difficult to grasp in totality। और relativity means कि जो ये factors रहते हैं, ठीक है, ये different conditions में, different regions में, different place पे अलग होते हैं। तो that means different political conditions in different nations। तो A का आपका 4 हो गया, ठीक है, B का आपका 3 हो गया, C का आपका 1 हो गया, D का 2। that means कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट देखो, मैच द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अंडर टेबल 1, सॉरी कॉलम 1 विद अ सुटेबल स्टेटमेंट अंडर कॉलम 2। लीगल एनवायरनमेंट में क्या आती हैं आपकी, क्या क्या चीजें आ जाएंगी, एक बार हम देख लेते हैं। refers to various legislation within business transactions are to take place। legislation की बात हमारी legal environment के अंदर की जाती है, ठीक है। जब हम technological environment की बात करें तो scientific improvement या innovations आती हैं, includes forces relating to scientific improvement, है ना, या फिर क्या आती हैं आपकी innovations आ जाती हैं, है ना। एक मिनट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन 4। सोशल एनवायरनमेंट में क्या आती है? सोशल वैल्यूज आ जाएंगे, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, सोशल ट्रेंड्स आ जाती है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन 5। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं जो मैनेजरियल प्रैक्टिसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। इंक्लूड द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन द बिजनेस एंटरप्राइज। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट elected governments representatives to hold towards business। तो आपका ऑप्शन 2। दैट मीन्स ए का आपका 3 आ गया, बी का आपका 4 आ गया, सी का आपका 5 आ गया, डी का आपका 1 आ गया और ई का आपका 2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट देखो, मैच द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप देखो, इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? provision of long-term loan to the builders at a low rate of interest। rate of interest की बात हम economic environment में करते हैं। political में क्या आ जाएगा? डोनाल्ड ट्रम्प withdraws membership from WHO, World Health Organization, ठीक है। लीगल में क्या आ जाएगा आपका? लीगल में आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। टेक्नोलॉजिकल में क्या आ जाएगा? यूज ऑफ मशीन लर्निंग इन बैंक्स। और सोशल में आपका आ जाएगा इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स ए का आपका 2, ठीक है, बी का आपका 5, हाँ, सी का आपका 4, डी का आपका 1 और ई का आपका 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी। अब देखो पहला क्या है, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके, फिर क्या है, अब देखो दूसरा क्या है, एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, दैट मीन्स इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। ठीक है, और फिर जो अननेसेसरी बैरियर्स थे उसे हटा दिया गया। ग्लोबलाइजेशन में फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, दैट मीन्स ए का 2, बी का 3 और सी का 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखो स्टॉक मार्केट इंडिसेस, स्टॉक मार्केट इंडिसेस आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाएंगी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आपके सोशल एनवायरनमेंट में आएगी, न्यू टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, और मैंडेटरी टू गिव स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन द पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये आपकी लीगल एनवायरनमेंट में आएगी। लॉ ये मैंडेट करता है कि ये सारे सिग्नल्स, ये सारे वार्निंग आप क्या करो, सिगरेट पैकेट पे या फिर कुछ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो उस पे डालो। तो क्या है आपका, ए का आपका 4 हो गया, बी का आपका 2 हो गया, सी का 3 और डी का 1, दैट मीन्स ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये आपकी सोशल एनवायरनमेंट में आ जाएगी। ठीक है, रिलेशन ऑफ टू कंट्रीज आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगी। प्लान आउटले इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगी। द कंपनीज एक्ट 2013, ये आपकी लीगल एनवायरनमेंट में आ जाएगी। दैट मीन्स ए का 2, ठीक है, बी का 3, सी का सी का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, ऑप्शन बी। ये हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चन आ गए, आप वो आपके केस स्टडीज या फिर आप इसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, 2 बिग बैनर मूवीज वेयर शेड्यूल टू बी रिलीज ऑन द सेम डेट, 2 मूवीज थी जिसे सेम डेज पे रिलीज किया जाना वाला, जिसे हम क्या करने वाले थे, 2 मूवीज थी। ठीक है, 2 बिग बैनर मूवीज वेयर देयर दैट वर टू बी रिलीज ऑन द सेम डेट, जिसे सेम डेट पे रिलीज किए जाने वाला था। On the last moment, release of one of the movies had to be postponed due to opposition of a group of people due to some unethical contents related to their religion was shown in that movie। तो जब लास्ट मोमेंट के पे क्या किया गया कि एक मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया, अपोज किया गया एक ग्रुप के द्वारा, जिनके हिसाब से उस मूवी में उनके रिलीजन के लिए कुछ अनएथिकल कंटेंट थे, है ना। The other movie released on time and made huge profit as there was no competition, and मूवी विच वॉज पोस्टपोन सफर लॉस। अब जो दूसरी मूवी थी उसे टाइम पे रिलीज किया गया और वो बहुत प्रॉफिट कमाई क्योंकि उसकी कोई कंपटीशन नहीं थी मार्केट में, और ठीक है, और जिस मूवी को पोस्टपोन किया गया उससे बहुत लॉस हुई। ठीक है, दे सफर्ड वेरी लार्ज लॉस। ठीक है, दे सफर्ड तो दे सफर, जो पहली मूवी थी उसे बहुत प्रॉफिट हुई क्योंकि उसके कोई कॉम्पिटिटर नहीं थे, उसकी कंपटीशन में कोई मूवी भी नहीं आई थी, और जो दूसरी मूवी थी जिसे पोस्टपोन किया गया उसे बहुत लॉस हुई, दे सफर्ड ह्यूज लॉस। तो पहला क्या है, विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड है, यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी फीचर हाईलाइट हो रही। अब हमने देखा कि 2 मूवी क्या थी, सेम डेट पे रिलीज होने वाली थी, ठीक है, लेकिन एक मूवी को क्या किया गया, पोस्टपोन किया गया, अपोज किया गया, किनके द्वारा, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक लोग के ग्रुप के द्वारा, क्योंकि उनके उनके हिसाब से उस मूवी में उनके रिलीजन के खिलाफ कुछ अनएथिकल कंटेंट थी। ठीक है, कुछ ऐसी कंटेंट थी। वहीं हमने देखा कि दूसरी मूवी क्या हुई, टाइम पे रिलीज हुई, उसे लोगों ने सेलेक्ट किया, उससे प्रॉफिट भी हुई। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिविटी है, क्योंकि क्या हो रही है, डिफरेंसेस इन रिलीजन, यहाँ रिलीजन की बात की गई। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो फोर्सेस होते हैं, ये अलग अलग जगह पे इनका अलग इम्पैक्ट होता है। तो ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ रिलेटिविटी की बात की गई।
नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट विच डिलेड द रिलीज ऑफ मूवी। अब पूछा जा रहा है कि कौन सी एलिमेंट यहाँ शो की गई है, कौन सी एलिमेंट, कौन सी डायमेंशन शो की गई है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो मूवी की जो रिलीज डेट थी उसे पोस्टपोन किया गया। तो हमने देखा कि क्या कि एक ग्रुप ने अपोज किया, किसके बेसिस पे, अपने रिलीजन, उन्हें लगा कि कुछ अनएथिकल कंटेंट है जो कि प्रॉपर एथिक्स को फॉलो नहीं कर रही है। तो ये एथिक्स है ना, रिलीजन, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ये आपकी सोशल एनवायरनमेंट में आ जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो, पढ़ लेते हैं हम। ममता राइस फूड लिमिटेड इज अ वेल नोन राइस प्रोड्यूसिंग कंपनी। एक कंपनी थी ममता राइस फूड लिमिटेड, ये बहुत फेमस कंपनी थी, राइस प्रोड्यूसिंग, ये चावल प्रोड्यूस करती थी। द सेल्स हैव बीन डिक्लाइनिंग डाउन फ्रॉम द सेल्स हैव बीन फॉलिंग डाउन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अब इनकी जो सेल्स थी ये कम हो रही थी, ठीक है, साल के पहले से ही, स्टार्टिंग से। द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर भुवन इज वरीड अबाउट दिस सिचुएशन। अब जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो बहुत वरीड थे इस सिचुएशन के लिए। विद द व्यू टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए ही मेड अ टीम टू फाइंड आउट द रीजन फॉर डाउनफॉल ऑफ सेल। अब उन्होंने एक टीम बनाया जिन्हें रीजन ढूंढना था कि ये जो सेल्स है ये आखिर डिक्लाइन क्यों हो रही है। द टीम कंडक्टेड द सर्वे एंड गिव फॉलोइंग 4 रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ कंपनी सेल। अब टीम ने क्या किया, सर्वे कंडक्ट किया और उन्होंने 4 रीजंस दिए। किसके रीजन, जो ये सेल्स डिक्लाइन हो रही थी उसके। पहला क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यूटी मेड बाय द गवर्नमेंट द फॉरेन डिमांड हैज गॉन डाउन। ठीक है, दूसरा है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ अदर ईटेबल सब्स्टिट्यूट्स द टेस्ट ऑफ पीपल इज डाइवर्टेड फ्रॉम राइस। ठीक है, पहले में क्या किया, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया तो फॉरेन डिमांड जो थी वो कम हो गई। दूसरे में क्या हो गई, कुछ सब्स्टिट्यूट इटेबल प्रोडक्ट्स आ गए जिसकी वजह से चावल की डिमांड मार्केट में कम हो गई। ठीक है, जो टेस्ट ऑफ पीपल थी वो चेंज हो गई। दूसरा क्या है, द कॉम्पिटिटर्स इंपोर्टेड न्यू टेक्नोलॉजी मशीन्स एंड आर प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। अब देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो किसी न्यू टेक्नोलॉजी को लाए हैं और उस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो बेटर क्वालिटी की राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और डी क्या है, ड्यू टू स्ट्रेन विद नेबरिंग कंट्रीज गवर्नमेंट एंड आवर कंट्रीज गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इज अफेक्टेड। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विच बिजनेस इन्वॉल्वमेंट इज हाईलाइटेड इन फर्स्ट रीजन, which business involvement is highlighted from the first reason given for downfall। अब फर्स्ट रीजन से कौन सी डायमेंशन हाईलाइट हो रही, ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट द फॉरेन डिमांड हैज फॉलन डाउन। ठीक है, ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है, कौन से डायमेंशन की, इकोनॉमिक डायमेंशन की। यहाँ हम डिमांड, एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है, विच बिजनेस इन्वॉल्वमेंट इज हाईलाइटेड इन द सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन में देख लेते हैं, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ अदर ईटेबल सब्स्टिट्यूट द टेस्ट ऑफ पीपल डाइवर्टेड। टेस्ट ऑफ पीपल दैट मीन सोशल इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, टेस्ट प्रेफरेंसेस ऑफ द सोसाइटी हमारे सोशल इन्वॉल्वमेंट में आती है। अब विच बिजनेस इन्वॉल्वमेंट इज हाईलाइटेड फ्रॉम द थर्ड रीजन गिवन फॉर डाउनफॉल। थर्ड रीजन में क्या दिया गया है, द कॉम्पिटिटर्स इंपोर्टेड न्यू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात की गई है तो ये टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, ऑप्शन ए। फिर फोर्थ रीजन ड्यू टू स्ट्रेन विथ नेबरिंग कंट्रीज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बात की गई है तो यहाँ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी हमारी। कौन सी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाँ आपको इसके लिए भी पढ़ना होगा। अब देखो, Sodhi and Iyer, after finishing their graduation under vocational stream, decided to start their own travel agency which will book rail tickets and tickets on commission basis. Sodhi and
अय्यर क्या किया, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सोचा एक वोकेशनल सब्जेक्ट से उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक एजेंसी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम रेल टिकट्स और एयर टिकट्स को कमीशन के बेसिस पे बुक करेंगे. दे ऑल्सो थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग टिकट्स विद इन 10 मिनट्स थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट. ठीक है, अब वो टिकट जो है वो 10 मिनट्स के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है, they discussed the idea with the professor Mr. Gupta, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment, which consists of investors, competitors, and other forces like social, political, etc. that may affect the business directly or indirectly. अब उसने अपने प्रोफेसर को बताया, मिस्टर गुप्ता को, उन्हें वो आइडिया पसंद आया, लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया कि आप उससे पहले क्या करो, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स और कुछ जनरल फोर्सेस जैसे हमारे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. He further told them about the technological improvements and shift in consumer preferences that were taking place, and hence they should be aware of the environmental trends and changes which may hinder the business performance. अब उन्होंने बोला कि जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स भी हो रही हैं, जिसके हिसाब से कस्टमर्स के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स और चेंजेस भी आ रहे हैं जो कि बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. He emphasized on making plans keeping in mind the threat posed by the competitors so that they can deal with the situation effectively. This alignment of business operations with the business environment will help in will result in better performance. एक मिनट रुक जाए. तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाइलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ. अब इस पैराग्राफ में कौन सी बिजनेस डायमेंशन की बात की जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करने का सोचा जो कि वो रेल टिकट्स और एयर टिकट्स बुक करेंगे कमीशन के बेसिस पे यूजिंग द इंटरनेट. तो यहाँ टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन की बात की गई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की गई है. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी. अब देखो, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज स्टेटेड बाय प्रोफेसर. पहला क्या है, इट enables the firms to identify opportunities and getting the first mover advantage. B क्या है, it helps the firm to identify threats and early warning signals. तो C क्या है, it helps in tapping useful resources. और D क्या है, it helps in assisting in planning and formulation. तो यहाँ जो प्रोफेसर थे उन्होंने थ्रेट्स के बारे में बताया. ये देखो कहाँ बताया था, ये देखो इम्प्रूवमेंट शिफ्ट. ठीक है, अब देखो, अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स एंड चेंजेस व्हिच मे हिंडर द बिजनेस परफॉर्मेंस. हिंडर मींस यहाँ थ्रेट्स की बात हो रही है. ठीक है, थ्रेट्स की बात हो रही है, तो इनका क्या होगा, कौन से इंपॉर्टेंस को बताया, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी. अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लीगल इन्वॉल्वमेंट. इनमें से लीगल इन्वॉल्वमेंट का कौन सा एलिमेंट नहीं है. पहला है आपका कोर्ट जजमेंट,
दूसरा है द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, सी है आपके गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और डी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो ये जो एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस है ये आपके पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के अंदर आती है, ना कि लीगल इन्वॉल्वमेंट के अंदर आएगी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ लीगल इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछा गया था। अब देखो, शोधी एंड अय्यर आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन अंडर वोकेशनल स्ट्रीम decided to start their own travel agency which will book their rail tickets and air tickets on commission basis. Which dimension of business involvement is highlighted here? अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ किसकी बात हो रही है, बिजनेस स्टार्ट करने की बात हो रही है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, कमीशन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, कमीशन के बेसिस पे क्या करेंगे, वो जो टिकट्स है वो बुक करेंगे, क्या करेंगे, कमीशन के बेसिस पे टिकट्स बुक करेंगे। तो यहाँ किसकी बात की गई है, इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है, इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। तो सारी चीजें क्लियर हैं, एक बार बता दो सारी चीजें क्लियर हैं। सारी चीजें क्लियर हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप एक बार कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के डाउट्स को क्लियर करूँ। तब तक के लिए थैंक यू।